Hello everyone, welcome to TechCube Gate Classes, Environmental Engineering Series, lecture number 40. Today we will see RBC, oxidation ditch and secondary clarifier. So we'll start with a new topic today, rotating biological contactor. रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर का सेम फेनोमेना है, सेम मैकेनिज्म है जो ट्रिकलिंग फिल्टर में। यहाँ पे भी हमारा बायोमास जो है वो अटैच कंडीशन में, अटैच कंडीशन में मतलब ये एक रोटेटिंग डिस्क, ठीक है, रोटेटिंग डिस्क को असेंबल करके यहाँ पे बनाया गया है इस मीडिया को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोटेटिंग। ये मैंने सेक्शन दिख रहा है फिलहाल यहाँ पे। सपोज दिस इज हाउ समथिंग इट लुक्स लाइक, मतलब इसके पूरे सरफेस पे हमारे पास में यहाँ पे बायोमास स्लाइम है, बायोमास स्लाइम, बायोलॉजिकल स्लाइम यहाँ पे पूरे सरफेस पे है, ठीक है। इस पूरे सरफेस को कंटिन्यूअस रोटेशन दिया जाता है, कंटिन्यूअस रोटेशन दिया जाता है, कंटिन्यूअस रोटेशन दिया जाता है। इसमें जो 40% ऑफ द डाया है दैट इज ओनली डिप्ड, 60% ऑफ द डाया इज एक्सपोज टू द एयर। 40% of dia is dipped in the wastewater, 60% of the dia is exposed to the air, ठीक है। So this is how the mechanism work कि इसके entire surface पे, इस डिस्क के, इस रोटेटिंग डिस्क के entire surface पे हमारे पास में यहाँ पे बायोमास स्लाइम है जो कि टर्न बाय टर्न वाटर पे जाते हैं, फिर एयर पे आते हैं, वाटर पे एक्सपोज करे जाते हैं, फिर वेस्ट वाटर पे डिप किए जाते हैं। डिपिंग जो हमारे पास में अमाउंट है, जो डिपिंग अमाउंट है दैट इज ओनली 40% ऑफ द डाया एंड जो 60% ऑफ डाया इज एक्सपोज टू एयर। अब ये काम कैसे करता है? ठीक, क्या होता है कि जब हमारा जो ये एरिया है, जो रोटेटिंग हमारे पास में ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये रोटेटिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है जब डिप्ड रहता है तो हमारे पास में जो 40% ऑफ द बैक्टीरिया है वो जो डिप किए हुए हैं वो इनफ अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम कर लेते हैं वाइल दे आर इन दी वेस्ट वाटर। फिर जैसे ही वो रोटेट होते एयर के पे एक्सपोज होते हैं तब वो जितना ऑक्सीजन अमाउंट उनको रिक्वायर्ड होता है वो ऑक्सीजन अमाउंट कंज्यूम कर लेते हैं। सो वाइल दे आर इन द एयर, वाइल दे आर इन द एक्सपोजर टू द एयर, तब वो इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं। जब वो वाटर में जाते हैं तो इनफ अमाउंट ऑफ फूड ले लेते हैं। इसी हिसाब से वाटर और एयर उनको ऑक्सीजन मतलब दोनों ही उनको अवेलेबल हो जा रहा है। वाटर मतलब फूड और ऑक्सीजन दोनों ही की अवेलेबिलिटी से यहाँ पे ग्रोथ शुरू होता है। सेम यहाँ पे भी होगा वही फेनोमेना जो ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने समझा था। स्लॉफिंग वाला केस जैसे हो रहा था कि पहले हमारा जो बायोमास है वो फूड कंज्यूम करना शुरू करेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम करना शुरू करेगा, फिर उनका लैग ग्रोथ शुरू होगा, फिर उनका लॉग ग्रोथ शुरू होगा, फिर एक कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ आएगा, फिर एंडोजेनस फेज ऑफ ग्रोथ आएगा जहाँ पे कि इनफ ऑक्सीजन और फूड जो है जो एग्जैक्टली इस कॉन्ट्रैक्टर से अटैच्ड होंगे उनको मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ से वापस डिटैचमेंट शुरू होगा। दिस डिटैचमेंट इज अगेन कॉल्ड स्लॉफिंग। अब यहाँ पे भी योर डिटैचमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेयर इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि वो वेट करेगा कि पहले स्लॉफिंग हो जाए, डिटैचमेंट निकल जाए, उसके बाद नया लेयर शुरू करेगा। जिस इंस्टेंट पे, जिस मोमेंट पे स्लॉफिंग हो रहा है, जहाँ पे डिटैचमेंट शुरू हो रहा है, वहीं से नया लेयर का वापस बनना शुरू हो जाएगा। सो देयर इज नो डिले। कुछ बात है आरबीसी को लेके, इसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर इस आरबीसी। इस आरबीसी में क्या है कि इसकी एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज वेरी गुड। efficiency of nitrification is very good, better than the others, ठीक है। प्लस समझना कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, दिस इज पीएसटी और पीसी, प्राइमरी सेटलिंग टैंक और प्राइमरी क्लेरिफायर। यहाँ से ये हमारा इन्फ्लुएंट जा रहा है विच इज आवर वेस्ट वाटर, वो यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। दिस इज आवर एफ्लुएंट गोइंग टू सेकेंडरी क्लेरिफायर और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है।
अब यहाँ पे यू कैन सी देयर इज नो रिसर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड, रिसर्कुलेशन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नो रिसर्कुलेशन रिक्वायर्ड। ओके, प्लस जो पावर रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट फॉर दिस ट्रीटमेंट इज लेसर देन अदर्स, power requirement is lesser than other treatment units। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने क्या बताया कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है अपना, वो भी अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस पे काम करता है, बेस्ड ऑन अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। दिस वन आरबीसी इज आल्सो बेस्ड ऑन अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, मीडिया बना हुआ था हमारा, हम उसके थ्रू वाटर को पास करा रहे थे। ट्रिकलिंग फिल्टर में हमारा मीडिया बना हुआ था, मीडिया का बेड अपना बना हुआ है, हम वाटर को परकुलेट करा रहे हैं उसके थ्रू। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारा वेस्ट वाटर एक जगह रखा हुआ है, हम बारी बारी से बायोमास को सप्लाई कर रहे हैं उसमें। ठीक है, सपोज हम क्या कर रहे हैं, इधर पे ऐसा कुछ एक हम कॉन्ट्रैक्टर को बना रहे हैं यहाँ पे इनलार्ज करा के, इसके पूरे सरफेस पे, उसके पूरे सरफेस पे यहाँ पे बायोमास का स्लाइम लेयर बना हुआ है, पूरे सरफेस पे। ठीक है, पूरे सरफेस पे बायोमास का लेयर बना हुआ है इसके पूरे सरफेस पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम फर्स्ट जब हम उसको डिप करा रहे हैं तो हम उसको सिर्फ 40% डिप करा रहे हैं, सिर्फ 40% ऑफ एरिया इज डिप्ड। ठीक है, 40% को ही हम डिप करा रहे हैं, मतलब 60% जो है हमारा वो एरिया जो है एक्सपोज टू एयर है। सिर्फ हम 40% को डिप करा रहे हैं, 60% मतलब हम इतना को डिप करा रहे हैं, अगर this 40% is only dipped, so 60% is exposed to air। जो exposed to air है ये अपने फूड कंज्यूम करने के लिए बारी का वेट करेगा, तब तक ऑक्सीजन वो एनफ अमाउंट में कंज्यूम कर लेगा, ऑक्सीजन वो एनफ अमाउंट में कलेक्ट कर लेगा अपने पास। जो यहाँ पे डिप्ड है, ठीक है, जो यहाँ पे डिप पोर्शन पे है, जो 40% जो यहाँ पे डिप्ड है वो वेस्ट वाटर के कॉन्टैक्ट में है। सो ये उसने जब वो एयर पे एक्सपोज था तब उसने एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिया था। अब जब ये यहाँ पे डिप्ड है वेस्ट वाटर में, तो अब ये यहाँ से फूड कंज्यूम कर लेगा, उसके पास में ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसके पास में फूड अवेलेबल है, डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ के सारे फेज आएंगे, फिर स्लॉफिंग प्रोसेस होगा एट द एंड। जिस मोमेंट में स्लॉफिंग होगा उसी मोमेंट में वापस न्यू लेयर चालू हो जाएगा। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस जो है अपना बायोमास की ग्रोथ का, वो कंटिन्यूस है। सो ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूस। पॉइंट लिख लो कि 40% ऑफ पोर्शन इज ओनली डिप्ड इन द वेस्ट वाटर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिसको 40% एक्सपोजर मिला है, जिसको मिला है फूड, वो यहाँ पे ही अटका हुआ है। दिस इज इन कंटिन्यूस मोशन, बहुत ही स्लो रेट में, बहुत ही स्लो रेट में अपना ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना बहुत ही स्लो रेट में रोटेशन में है। ठीक है, रोटेशन में है, कंटिन्यूस रोटेशन में है। किसी एक अमाउंट ऑफ मतलब बैक्टीरिया का फूड मिल रहा है, किसी एक अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को तब तक में ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जिसको ऑक्सीजन मिल रहा था उसका भी टर्न आएगा फूड कंज्यूम करने के लिए, जिसका फूड मिल रहा था इस इंस्टेंट पे उसको भी एयर ऑक्सीजन कंज्यूम करने का टर्न आएगा। सो दिस इज इन कंटिन्यूस मोशन, जिसके वजह से बैक्टीरिया को फूड एंड एयर बारी बारी से टर्न बाय टर्न प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड फूड कंज्यूम कर रहा है मतलब हमारा वेस्ट वाटर ट्रीट हो रहा है। फूड कंज्यूम अच्छे अमाउंट में हो, दैट मीन्स उसका ग्रोथ जरूरी है, ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन और वेस्ट वाटर में फूड दोनों ही मिल रहा है। तो दिस इज हाउ इन आरबीसी और वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो जानने के लिए थी कि अटैच ग्रोथ प्रोसेस के ये यहाँ पे बेसिस होता है, इसका मैकेनिज्म होता है। एफिशिएंसी इज बेटर देन अदर ट्रीटमेंट यूनिट्स। देन
यहाँ पे भी रिसर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पावर कंजम्पशन इज लेस. दिस यू मस्ट रिमेंबर कि 40% इज ओनली डिप्ड इन द वाटर while 60% is exposed to the air. इसके डिज़ाइन वगैरह अभी तक में कभी गेट में आया नहीं है. सो फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से कि मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स जो होता है, और सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. चेक करो कि लास्ट ईयर के लास्ट 10-20 ईयर्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से रिपीटेटिवली क्वेश्चन आए हैं, उस पर फोकस रखो. इसमें से क्वेश्चंस अभी तक में मतलब ऐसा पर्टिकुलरली डिज़ाइन के क्वेश्चंस कभी नहीं आए. नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन डिच. इस ऑक्सीडेशन डिच में क्या होता है कि दिस इज योर इनलेट. दिस इज योर इनलेट. यहाँ से वाटर, वेस्ट वाटर यहाँ से इन करता है. इसका मैकेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका इज लॉन्गर एरिएशन टाइम. अब देखो, वेस्ट वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है, उसके लॉन्गर एरिएशन टाइम देने के लिए दिस इज इन मोशन. अब ये मोशन में है. दिस विल ट्रैवल फ्रॉम दिस ए पोजिशन टू दिस कंटिन्यूअस पाथ and reach up to this outlet point. Okay. यहाँ पे ये आउटलेट पॉइंट में आके उसके बाद ये जा रहा है SST को, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक को. अब यहाँ पे एफ्लुएंट है. इस एफ्लुएंट का दिस इज शोइंग द रिसर्कुलेशन. ठीक है. दिस इज योर इनलेट. यहाँ से इनलेट है, यहाँ से अपना वेस्ट वाटर जा रहा है. वेस्ट वाटर का लंबा एरिएशन टाइम हो, इसका ध्यान रखने के लिए इसको पाथ को इलोंगेट कर दिया गया है. एंड देन वी हैव एन आउटलेट पॉइंट ओवर हियर. यहाँ पे SST है, जहाँ से कि अपना वेस्ट वाटर ट्रीट होके जाएगा सेटलमेंट के लिए. एंड देन एफ्लुएंट. सी, लॉन्गर एरिएशन टाइम है इसका. हमने कहा कि वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है इसका ऑक्सीडेशन डिच का, कि यहाँ पे लॉन्गर एरिएशन टाइम होने से वेस्ट वाटर और स्लज दोनों ही इतने अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं कि इस वेस्ट वाटर को यहाँ इन कराने से पहले वी डोंट इवन नीड PST. If I am treating my waste water using oxidation ditch, then PST, primary settling tank, is not required. Oxidation ditch can take care of this. Afterwards, यहाँ पे जो water है, जो sludge हमें यहाँ पे मिलता है, this sludge we get is also treated. इसको हम लोग dispose कर सकते हैं. ठीक है. This is so efficient. This longer time is the advantage, जिसकी वजह से कि हमको ये PST नहीं लगाना पड़ रहा है if we are trying to treat our water using oxidation ditch. And जो sludge भी हमें receive हो रहा है, that sludge is also showing property of treated sludge. We don't even need treatment of sludge after treating the waste water in the oxidation ditch. इसका मैकेनिज्म कैसा है? इसका मैकेनिज्म है ASP जैसा. रोटरी जो हमने देखा था, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर जो देखा था, उसका मैकेनिज्म कैसा था? ट्रिकलिंग फिल्टर जैसा. वो अटैच ग्रोथ प्रोसेस पे काम कर रहा था. यहाँ पे जो अपना ऑक्सीडेशन डिच है, इसका फेनोमेना इज बेस्ड ऑन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो कि एक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है. राइट. प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? सी कि अब देखो, जस्ट बिकॉज लॉन्गर एरिएशन टाइम है, मतलब हेयर वेस्ट वाटर टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट ट्रीटेड. ठीक है. यहाँ पे जो वेस्ट वाटर हमने इन कराया है, दिस टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम ये लेता है, जिसके वजह से कि वी कैन नॉट ट्रीट आवर म्यूनिसिपल
वेस्ट वाटर इन ऑक्सीडेशन बेंच। इन ऑक्सीडेशन बेंच क्यों? क्योंकि आप देखो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज अ कंटिन्यूस जनरेशन, तो उसमें होते रह रहा है। अब कंटिन्यूस जनरेशन उसमें हो रहा है, हम अगर इतना लॉन्गर एरिएशन टाइम दे के अगर हम म्यूनिसिपल जो वेस्ट वाटर को अगर हम ट्रीट करने लगे तो हमें तो अपना म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को पहले स्टोर करना पड़ जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट फिजिबल। हम वेस्ट वाटर को स्टोर नहीं कर सकते, हमें फटाफट उसको ट्रीट करना है, फटाफट उसको डिस्पोज कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ऑक्सीडेशन बेंच को यूज़ कर रहे हैं तो एडवांटेज तो है मुझे उसके एरिएशन टाइम से, एडवांटेज तो है, बट हम उसको एप्लीकेशन में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो टाइम लग रहा है इतना टाइम हम दे नहीं सकते। वेस्ट वाटर का जनरेशन ज़्यादा है और हमारे पास में यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि हम इतना लॉन्गर टाइम तक उसको एरिएशन कराए, वेट करें, तो फिर हम नेक्स्ट स्लॉट ऑफ वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट पे लगाए। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्गर टाइम ऑफ एरिएशन है, ठीक है। पीएसटी इज नॉट रिक्वायर्ड। ट्रीटेड स्लज वी आर गेटिंग, दिस हैज मैकेनिज्म एज सेम एज एएसपी जो कि सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है। म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए वी कैन नॉट यूज दिस वन। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए नॉट प्रेफरेबल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दिस कैन रिमूव लॉन्गर रिटेंशन टाइम होने का हमें बहुत बेनिफिट होता है। रिमूवल ऑफ BOD, removal of BOD is high। अच्छा एफिशिएंसी है इसका। रिमूवल जो लेवल है, रिमूवल लेवल जो BOD का है वो हाई है अगर हम ऑक्सीडेशन बेंच से हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो। ऑक्सीडेशन बेंच जो है वो अपना दो टाइप का होता है, टू टाइप्स, कंटिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट। मतलब कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन एंड आउट साइमल्टेनियस प्रोसेस, और इंटरमिटेंट में क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्ट बैच का पहले इन आउट होगा, देन हम सेकेंड बैच को यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। मतलब देन कंटिन्यूसली हम बैच को, एक बैच को जब तक में हम पहले आउट नहीं करा लेंगे तब तक हम नेक्स्ट बैच को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बैच इज फर्स्ट in for treatment, then after treatment it has been taken out, then next batch is allowed for the treatment। यहाँ पे क्या हो रहा है समझना, मतलब इस A पॉइंट से हमने इन कराया है, इस A पॉइंट से हमने इन कराया है वेस्ट वाटर को, और ये वेस्ट वाटर ट्रैवल करके इस एक्सटेंडेड लेंथ में ट्रैवल करने के बाद इस आउटलेट पॉइंट से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूस हो रहा है कि कंटिन्यूसली इस A पॉइंट से वाटर इन कर रहा है और कंटिन्यूसली B पॉइंट से वाटर आउट हो रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन बेंच बोलेंगे, जिसमें कि हमारा इन एंड आउट का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है। यहाँ पे इन कर रहा है वाटर और यहाँ इस पॉइंट से एग्जिट कर रहा है वाटर आफ्टर ट्रैवलिंग ऑफ दिस लेंथ ऑफ ऑक्सीडेशन बेंच, ठीक है। ये इंटरमिटेंट में क्या हो रहा है कि अगर हमने फर्स्ट बैच ऑफ वाटर को यहाँ A पॉइंट से इन करा दिया है, तो अब हम यहाँ पे वाटर को होल्ड करके रखेंगे, वाटर को रोक के रखेंगे कि वाटर फर्स्ट ट्रीट हो जाए, उसके बाद हम उसको यहाँ से आउट कराएंगे। तब तक में, जब तक में यहाँ पे ये वाटर हम यहाँ पे ट्रीट करा रहे हैं, तब तक में ये इंटरमिटेंट में बंद है, ठीक है। इंटरमिटेंट में हम पहले फर्स्ट बैच ऑफ वाटर को इन कराएंगे, ट्रीट कराएंगे, उसी बैच ऑफ वाटर को आउट करा लेंगे, देन नेक्स्ट बैच ऑफ वाटर को इन कराएंगे फॉर द ट्रीटमेंट। यहाँ पे इन एंड आउट का प्रोसेस साइमल्टेनियस नहीं, ठीक है।
अब समझना, अगर इन एंड आउट का प्रोसेस यहाँ साइमल्टेनियस नहीं है, इंटरमिटेंट में अगर साइमल्टेनियस नहीं, अगर हमने इसको रोक के रखा है फॉर द ट्रीटमेंट, तो समझो कि टाइम ज़्यादा मिला है, ठीक है। कंटिन्यूस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन डिच के कंपैरिजन में इंटरमिटेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन डिच में टाइम ज़्यादा मिला है। तो ज़्यादा टाइम मिला है तो यहाँ पे जो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी होगा ऑफ एक्सटेंडेड of oxidation ditch of intermittent type is better. So efficiency of intermittent is better than efficiency of continuous. ज़्यादा टाइम के लिए रोक के रख रहे हैं तो उसके पास ज़्यादा टाइम है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो इफ मोर टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट देन ट्रीटमेंट विल बी बेटर. तो efficiency of intermittent type of oxidation ditch is better than efficiency of continuous type of oxidation ditch. अब यहाँ पे क्या होता है, रोटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इस पोजीशन पे एक आउटलेट से पहले. ये रोटर्स क्या करते हैं, दिस रोटर्स हेल्प्स इन मिक्सिंग द वाटर. ये जो रोटर्स प्रोवाइडेड होते हैं दे हेल्प इन मिक्सिंग द वाटर. Wastewater, they agitates the wastewater, they agitate the wastewater. Mixing and agitating हम साथ में लिख रहे हैं. They help in agitating and mixing of the wastewater. इससे होता क्या है, this again helps in maintaining the aerobic condition. क्योंकि कंटिन्यूस मिक्सिंग ऑफ वाटर हो रहा है तो जो हमारे पास में बायोमास है, जो हमारे पास में ऑर्गेनिक्स है, वो सस्पेंशन में रह रहा है. तो उनके कंटिन्यूस मिक्सिंग के वजह से जो हमारा पास में जो वेस्ट वाटर है वो एरोबिक कंडीशन में है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली हो रही है. फूड हमारे वेस्ट वाटर में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक्स. तो ऑर्गेनिक एंड बायोमास इज इन सस्पेंशन. Both are in suspension. हमने पहले भी बात करी है, this works in a mechanism same as ASP. सस्पेंशन ग्रोथ प्रोसेस है यहाँ पे, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है यहाँ पे. दैट मीन्स कि हमारा बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर दोनों सस्पेंशन में रहेगा. इनको एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए, एरोबिक कंडीशन है मतलब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है, ऑक्सीजन है एक्चुअली, सप्लाई नहीं किया जा रहा अलग से. तो यहाँ पे रोटर्स अवेलेबल कर दिया गया है कि वो कंटिन्यूस मिक्स करता रहे सो दैट उनको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मिलता रहे. तो ऑक्सीजन उनको मिल रहा है, ऑर्गेनिक्स मिल रहा है वेस्ट वाटर में. तो बायोमास जो हमारे पास में है वो ग्रो करेगा और जो हमारे पास में और अवेलेबल बीओडी है वाटर में उसको वो कंज्यूम करेगा. सेम जो हमने एएसपी में पढ़ा था वही सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म है जो कि वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है. अब अगर हम एएसपी से कंपेयर कर ही रहे हैं, एएसपी के फंक्शंस को देख रहे हैं, तो हम अगर एफिशिएंसी की बात करें तो जो ये बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन डिच इज बेटर देन बीओडी रिमूविंग एफिशिएंसी ऑफ एएसपी. रिमूवल ऑफ बीओडी हमने पहले भी लिखा है इज हाई, तो हम इसको कंपैरेटिव कर दे रहे हैं जस्ट बिकॉज दिस इज एन एक्सटेंडेड ASP. This can be said as extended ASP as well. So efficiency of BOD removal in oxidation ditch is better than ASP. क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हम टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस टाइम प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट इन ऑक्सीडेशन डिच इज लॉन्गर देन एएसपी. टाइम जहाँ हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे उसको वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के लिए टाइम अच्छा खासा मिलेगा, वहाँ पे ऑब्वियस से बात है कि हमारे पास जो वेस्ट अवेलेबल है, मतलब जो ऑर्गेनिक्स अवेलेबल है हमारे वेस्ट वाटर में, ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम होगा.
by the microbes. This is how your RBC looks like. ये RBC है, ये भी RBC है. ये देखो ये डिस्क को जो है असेंबल किया गया है, looks like a cylindrical shape. ये यहाँ ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, this RBC rotating biological contactor, ये जो functions पढ़ा था, this is how it looks like. हमने functioning पढ़ी थी इसके यहाँ पे. RBC ऐसा दिखता है. इसके ये पूरे लेयर्स में, पूरे डिस्क में, पूरे लेयर में यहाँ पे माइक्रोब्स हैं, बायोमास है, स्लाइम लेयर है. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे देख, अगर जरा सा दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर है, तो इसको 40% जो अमाउंट है इस सिलेंडर का, 40% अमाउंट इज डिप्ड इन द वाटर, 40% ऑफ डाया इज डिप्ड इन द वाटर और 60% इज एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, मतलब ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जब वो वाटर में डिप्ड है तब उसको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, मतलब फूड मिल रहा है. जैसे ही वो रोटेट करके वापस एटमोसफेयर पे आएगा, एयर पे आएगा, तब वहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा. सो ऑक्सीजन एंड फूड बोथ आर सप्लाइड. तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा. ये ऐसा सेटअप होता है. सीरीज या पैरेलल में आरबीसी को लगाया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. इतनी सी ही कहानी है इसकी. ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बहुत ही कम यूज़ में आता है. एंड दिस इज हाउ योर ऑक्सीडेशन डिच लुक्स लाइक. ये रहा. ऐसे रोटर्स होते हैं, these are rotors. This is how the rotors look like. और ये एक्सटेंड ऑक्सीडेशन डिच, ये वाला पोर्शन, ये आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर है. दिस इज योर ऑक्सीडेशन डिच. This is your oxidation ditch, and this is your secondary clarifier. ठीक है. अब कुछ डायमेंशन जानना चाहते हो तो लिख सकते हो कि डेप्थ ऑफ ऑक्सीडेशन डिच is generally kept 1 meter. ठीक है. डेप्थ ऑफ ऑक्सीडेशन डिच. तो अभी तक इसमें से भी क्वेश्चंस आए नहीं हैं, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. क्वेश्चन कहीं से भी आए, वी हैव टू नो द आंसर्स. तो डेप्थ इसका ऑक्सीडेशन डिच का 1 मीटर रखा जाता है जनरली. एंड VH जो फ्लो रेट है, दैट इज 0.3 to 0.6 मीटर पर सेकेंड. ये रोटर्स है जो मिक्सिंग में, एजिटेटिंग में हेल्प करते हैं, जिसके वजह से हमारा बायोमास और फूड सस्पेंडेड रहता है, प्रॉपर ऑक्सीजन जा पाता है उन तक, तो एरोबिक कंडीशन बना के रखते हैं. ये हमारे रोटर्स है. दिस इज हाउ योर ऑक्सीडेशन डिच लुक्स लाइक. दिस इज योर सेकेंडरी क्लैरिफायर. दिस इज हाउ योर RBC लुक्स लाइक. ठीक है, ऐसे सेटअप्स रहते हैं. अब देखो यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो है 40% ऑफ डाया इज डिप्ड इन वाटर. This 60% is exposed to the air. कंटिन्यूस मोशन में रहता है. इन सब बातों को ध्यान रखना. मूविंग फर्दर, वी हैव सेकेंडरी क्लैरिफायर. प्राइमरी क्लैरिफायर आपने पढ़ा है ट्रिकलिंग फिल्टर एंड ASP के पहले. आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर एंड सेकेंडरी ASP, वी हैव सेकेंडरी क्लैरिफायर. This is a setup of a secondary clarifier wherein there is one inlet zone, there is one outlet zone. यहाँ पे इनलेट आउटलेट जोन जो है ये वेस्ट वाटर का है. ठीक है. जहाँ पे बिलो यू कैन सी देयर इज टू मोर आउटलेट्स. ये जो यहाँ पे से आउटलेट है, दिस इज आउटलेट फॉर एक्टिवेटेड स्लज, जो कि रिसर्कुलेशन के लिए जाया जाता है. ठीक है. जहाँ पे हम रिसाइकलिंग करते हैं, रिसर्कुलेशन करते हैं, तो जो स्लज वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो इस आउटलेट के थ्रू से वापस सेंड किया जाता है. इधर पे जो स्लज आउटलेट है, दिस स्लज इज ट्रांसफर्ड टू गेट ट्रीटेड. बिफोर डिस्पोजिंग, इस स्लज को ट्रीटमेंट करने के लिए रेस्ट ऑफ दिस स्लज जो है उसको हम भेज देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, स्लज ट्रीटमेंट यूनिट के लिए, जहाँ पे स्लज को ट्रीट किया जाएगा एंड
फर्दर उसको डिस्पोज किया जाएगा। अब देखो, दिस इज योर सेकेंडरी क्लैरिफायर, यहाँ पे भी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सेटलिंग हो रहा है। ठीक है, सो अभी तक में आपने 3 टाइप ऑफ सेटलिंग पढ़ी होगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी तक में आपने कवर किया होगा। फर्स्ट टाइप 1 हमने कहाँ पढ़ा था, सेडिमेंटेशन, मतलब प्लेन सेडिमेंटेशन। देन सेकेंड टाइप ऑफ सेटलिंग कहाँ देखा था, कोआगुलेशन। थर्ड टाइप ऑफ सेटलिंग कहाँ देखा है, प्राइमरी क्लैरिफायर में, जहाँ पे कि हिंड्रेंस सेटलिंग होता है या जोन सेटलिंग होता है या हिंडर सेटलिंग। टाइप 4 टाइप्स जो टाइप है, ये सेटलिंग हम देखेंगे यहाँ सेकेंडरी क्लैरिफायर में। सेकेंडरी क्लैरिफायर को ही सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं। अब सेकेंडरी क्लैरिफायर में टाइप 4 सेटलिंग किस टाइप, अब 3 टाइप तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ये चौथा टाइप में क्या होता है, दिस इज कंप्रेशन सेटलिंग। कंप्रेशन सेटलिंग होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि टाइप 4 की सेटलिंग हमें सेकेंडरी क्लैरिफायर में देखने को मिलता है, लेकिन कंप्लीट सेकेंडरी क्लैरिफायर में दोनों टाइप के सेटलिंग एग्जिस्ट करते हैं, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 3 करता है अपर जोन में, टाइप 4 करता है लोअर जोन में। टाइप 3 सेटलिंग में क्या हो रहा था, इफ यू रिमेम्बर, पार्टिकल्स जो है वो मोशन में है, सेटल करना चाहते हैं, वो मोशन में है, और वो क्या हो रहा है, आपस में कोलाइड हो रहा है। तो जब कोलाइड हो रहे हैं तो दे लूज देयर मोमेंटम, सस्पेंशन में रहने का जो मोमेंटम है उनका कोलिजन की वजह से वो खत्म हो जा रहा है, वो लूज कर जा रहा है, जिसकी वजह से दे यूज टू सेटल, राइट। ये प्राइमरी क्लैरिफायर में, ये सेम चीज अभी यहाँ भी हो, सेकेंडरी क्लैरिफायर में भी हो रहा है, बट अपर लेवल में हो रहा है, तो अपर लेयर ऑफ वेस्ट वाटर है वहां पे हो रहा है। टाइप 4 मतलब लोअर लेवल लेयर ऑफ सेकेंडरी क्लैरिफायर में, ये अपर लेवल, ये लोअर लेवल। अपर लेवल में टाइप 3 हो रहा है, लोअर लेवल में टाइप 4 हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब जो टाइप 3 में जो यहाँ पे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं और जो सेटल करना चाह रहे हैं, ये अब हाई कॉन्सेंट्रेशन में इस जोन में आएंगे, मतलब लोअर लेवल पे आएंगे इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या करेंगे, जो टॉप लेयर ऑफ द पार्टिकल आएगा, जो टॉप लेयर ऑफ द पार्टिकल आएगा वो लेयर सप्रेस करेगा बिलो जो उसके पार्टिकल, ठीक है, मतलब टॉप लेयर ऑफ द पार्टिकल इज कंप्रेसिंग द लोअर लेयर ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पे जो और पार्टिकल्स हैं उसको वो कंप्रेस करेगा, और इसके कंप्रेशन से यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है। द टॉप लेयर ऑफ द पार्टिकल इज कंप्रेसिंग द लोअर लेयर ऑफ द पार्टिकल्स, जिसके वजह से यहाँ लोअर लेवल पे सेटलमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो जिस इफेक्ट से यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेटलिंग हो रहा है, वो कंप्रेशन इफेक्ट है, अपर लेयर ऑफ पार्टिकल का कंप्रेशन इफेक्ट, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कंप्रेशन सेटलिंग। ठीक है, अब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में टाइप 3 टाइप 4 दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है, बट टाइप 4 जहाँ पे देखने को मिलेगा दैट इज सेकेंडरी क्लैरिफायर, टाइप 3 जहाँ पे सिर्फ देखने को मिलेगा दैट इज प्राइमरी क्लैरिफायर, टाइप 2 जहाँ पे देखने को मिलेगा दैट इज कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन, जहाँ पे करा रहे हम कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन से, जहाँ पे कि पार्टिकल्स की साइज कंटिन्यूअसली बढ़ते रहती है। देन टाइप 1 हमें देखने को मिला है प्लेन सेडिमेंटेशन में, जहाँ पे डिस्क्रीट पार्टिकल रहता है, जहाँ पे कि एक कांस्टेंट साइज ऑफ पार्टिकल का सेडिमेंटेशन हो रहा है। ये पूरे एनवायरनमेंट में ये 4 टाइप ऑफ सेटलिंग या 4 टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो ये SST है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक जो है, इसका 2 ऑब्जेक्टिव
इसको यूज करने का हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव्स है दोज आर नंबर 1 टू प्रोड्यूस desired quality of effluent, quality, ठीक है, desired quality of effluent प्लस वेस्ट वाटर में जितना हमारे पास में यहाँ स्लज है to make sure that more amount of sludge can be accommodated in less volume. हम यहाँ सेटलिंग करा रहे हैं, दैट मीन्स हमें जो स्लज का फॉर्मेशन करा रहे हैं सेकेंडरी क्लैरिफायर में हम वाटर को लाके स्टैग्नेट कर देते हैं सो दैट कि यहाँ स्लज बने, स्लज मिले हमें, दैट कि मोर अमाउंट ऑफ स्लज को हम अकोमोडेट कर पाए लेसर वॉल्यूम में। वेस्ट वाटर जो हमारा ट्रीट हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सेडिमेंटेशन हो जा रहा है तो फिर हम इस वेस्ट वाटर को अगेन डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे स्लज है अब जो हमारा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो हमारा जिसको मुझे अब ट्रीटमेंट देना है दैट इज आवर स्लज। ठीक है, स्लज में अगर अभी भी ऑर्गेनिक मैटर्स एक्टिव हैं देन इट इज प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अपने एक्टिव है ही, जिसकी वजह से हम उसको भेज रहे हैं रिसर्कुलेशन के लिए। तो इस स्लज को मुझे इनएक्टिव करना है। ठीक है, इनएक्टिव करना मतलब इनर्ट कर देना है कि अब वो एक्टिव ना रहे, कि कुछ प्रॉब्लम कर सके हमें, हम जहाँ भी उसको डिस्पोज करना चाहते हैं, वाटर में डाइल्यूट कराना चाहते हैं या लैंड में डिस्पोज करना चाहते हैं, तो उसके पहले मुझे स्लज को ट्रीट करना पड़ता है सो दैट कि इसमें एक्टिवनेस ना रहे, ताकि वो जो वाटर या लैंड है उसके हेल्थ को खराब ना करे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सी नाउ द डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ एसएसटी। डिजाइन करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, सॉलिड लोडिंग रेट and hydraulic loading rate. सॉलिड लोडिंग रेट, सॉलिड मतलब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा, हमें हमारे पास में जो अमाउंट है सॉलिड लोडिंग रेट, वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट इन ए यूनिट ऑफ kg पर डे पर मीटर स्क्वायर। better है if I would write this one as kg per meter square per day, and जो हमारा हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है that is per cube meter square per day। दोनों ही में मेरे पास में एरिया है, इस एरिया को हम कंपेयर करेंगे, दोनों के थ्रू हम एरिया निकालेंगे, दोनों से ही हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे एंड वी टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया। डिजाइन करना है, मतलब डिजाइन में क्या करना है, डायमेंशन निकालना होगा। डायमेंशन के लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, दिस इज सॉलिड लोडिंग रेट दैट विल बी kg पर डे पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का जो फॉर्म यूनिट है दैट इज मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर क्यूब पर डे इज द फ्लो रेट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, दैट मींस इफ आई कैन राइट HLR is nothing but क्यूब बाय सरफेस एरिया। एंड सॉलिड लोडिंग रेट को अगर हम लिखे, सॉलिड लोडिंग रेट, so this will be this Q naught is the inlet one, this QR is the recirculated one,
ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे केजी पर डे चाहिए, केजी पर डे चाहिए, दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पे क्या होना चाहिए, mld इंटू mg पर लीटर। mld क्या है, फ्लो रेट है, mg पर लीटर क्या है, बीओडी का कॉन्सेंट्रेशन है। यूनिट पे ध्यान दो, यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें आपको क्या क्या टर्म्स चाहिए जिससे आप वहां तक पहुंच सकते हो। सो हमारा यूनिट क्या था, kg per day per meter square। So kg per day we can get from multiplying our flow into concentration। So flow में क्या क्या है, Q naught QR into X, this is the concentration of BOD and this one is your surface area। अब इन दोनों में जो surface area हमें मिलेगा, तो हम surface area जो calculate करेंगे, we'll take the maximum value of area, जो हमारे पास में maximum value of area आएगा उसको हम लेंगे कंपेयर करके, ठीक है। अब देखो डिटेंशन टाइम चाहिए, सेडिमेंटेशन टाइम क्या है, डिटेंशन टाइम चाहिए। तो डिटेंशन टाइम हमें इस सेकेंडरी क्लैरिफायर के लिए रखना है 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स। इससे ज्यादा का डिटेंशन टाइम हम टैंक को नहीं देंगे, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक को इससे ज्यादा का हम टाइम नहीं देंगे। अगर हमने इससे ज्यादा का टाइम उसको दिया तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन शुरू हो जाए। इफ detention time provided is more than then nitrification and denitrification will start। एंड यू नो कि हमने यही प्रॉब्लम देखा था ASP में भी कि डिटेंशन टाइम ज्यादा है उसका, तो वहां पे नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। वंस ये नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन will start, this will waste water will start, sludge will start releasing N2। N2 रिलीज होने से पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, we will have a problem of rising of sludge। राइजिंग ऑफ स्लज शुरू हो जाएगा, फिर वो सेटल नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो एफिशिएंसी ऑफ दिस टैंक होगा दैट विल बी डिक्रीज्ड। तो डिटेंशन टाइम का खास ध्यान रखना है यहाँ पे, दैट हैज टू बी विद इन 1.5 to 2 आवर्स, इससे ज्यादा हम टाइम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। देखो जो मैंने यहाँ पे Q0 प्लस QR लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। Q0 प्लस QR हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से वेस्ट वाटर, अगर हम सेकेंडरी क्लैरिफायर का डायग्राम बना रहे हैं, सपोज दिस इज अ सेकेंडरी क्लैरिफायर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा कोई एक ट्रीटमेंट यूनिट है विच इज ईदर योर ASP और ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ASP या ट्रिकलिंग फिल्टर से यहाँ से ट्रीटेड होके और जो वाटर आ रहा है वो सेकेंडरी क्लैरिफायर में आ रहा है। अगर आपको ध्यान होगा तो रिसर्कुलेशन भी कर रहे थे हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे ये इन्फ्लुएंट है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग वापस कुछ रिसर्कुलेट कर रहे थे वाटर को, तो ये अपना QR है, दिस इज योर QR, दिस इज योर Q0। तो अब सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो वाटर आएगा, टोटल वाटर जो सेकेंडरी क्लैरिफायर में पहुंच रहा है, दिस विल बी Q0 प्लस QR, है ना। डायग्राम को ध्यान रखना, क्या क्या उसका इनलेट है, क्या क्या उसका एफ्लुएंट है, मतलब क्या क्या उसका इन्फ्लुएंट है, क्या क्या उसका एफ्लुएंट है, इस पे ध्यान रखना। तो इसके लिए जो इन्फ्लुएंट है वो क्या क्या है, Q0 प्लस QR है। इसीलिए हमने इस इक्वेशन पे यहाँ पे जब हम लोग सरफेस एरिया निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं डिजाइन करने के लिए, तब यहाँ पे Q0 प्लस QR लिखा गया है इनटू योर BOD कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज हाउ योर टोटल सीवेज और टोटल वेस्ट वाटर क्वांटिटी इज बिकमिंग Q0 प्लस QR, ठीक है। डायग्राम को ध्यान रखना, क्या किस पर्पस के लिए हम यूनिट को यूज कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना। तो उसकी जो एलिमेंट्स है जो उसमें से इन कर रहे हैं या जो उसमें से आउट कर रहे हैं, ये
ध्यान में रहेगा।